Let's get started with the revision of chapter number 13. Law relating to Arbitration and Conciliation Act 1996. वेटेज जो इस चैप्टर का वो कुछ फिक्स नहीं है, सच 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है एंड इट मे गो अप टू 8 मार्क्स. तो 4 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कभी कुछ पूछा गया तो मे बी मोर देन दैट. तो हम एवरेज कितना निकालें, हम वही देखें कि 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो उस हिसाब से हमें चैप्टर को प्रिपेयर करना है. चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, नंबर ऑफ सेक्शन ज्यादा है, प्रोविजन ज्यादा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाइज ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. क्यों इस एक्ट की नीड थी? कॉन्सोलिडेटेड एंड अमेंड. कॉन्सोलिडेट करना और अमेंड करना किसको? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को. जो दो चीजें थी उनको कॉन्सोलिडेट करके एक जगह पे लाना और एक एक्ट के रूप में पेश करना ही हमारा एक्चुअल में नीड थी इस एक्ट को बनाने के पीछे. इसके बाद इसमें अमेंडमेंट लाया गया 2015 में. क्यों? क्योंकि हमें कोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म चाहिए था, स्पीडी डिस्पोजल चाहिए था, साथ ही मिनिमम कोर्ट इंटरवेंशन चाहिए था, हमें कोर्ट का इंटरफेरेंस कम करना था. तो 2015 में हमने इसको अमेंड किया और ये वाले चेंजेस लाए. हाई लेवल कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस BN श्री कृष्णा, जिसमें क्या कहा गया कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को हमें स्ट्रेंथन करना है. मतलब हम आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट बनाएंगे जहां से आप आर्बिट्रेटर लोगे तो वो हमारे जो आर्बिट्रल सिस्टम को है पूरे को स्ट्रेंथ मिलेगी उससे कि वहीं से आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा है. बाद में इन्होंने एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने का भी रिकमेंडेशन दिया जो कि बाद में 2019 के अमेंडमेंट में बनाई गई. तो 2019 का जो अमेंडमेंट था जब पास हुआ तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले सेक्शन 11 था रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, उसको चेंज किया गया. पहले आर्बिट्रेटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अपॉइंट होते थे. अब जो आर्बिट्रेटर है वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट से अपॉइंट हो गए, लेकिन उसको डेजिग्नेट कौन कर देगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर देगी. तो जो पहले कोर्ट का रोल था ज्यादा उसको हमने कर दिया मिनिमम कोर्ट इंटरवेंशन हमने यहां पे रखा हुआ है. दूसरी चीज जो इसमें बताई गई, पार्ट 1A इंसर्ट किया गया. 1A क्या कहता है कि हम आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएंगे. क्या बनाएंगे? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. जिस इंडिपेंडेंट बॉडी की बात श्री कृष्णा ने कही थी उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए 2019 में हमने आर्बिट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वो बना दी. पर्पस क्या था? ग्रेडिंग द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्रीडिएशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स. कि आर्बिट्रेटर्स को मान्यता कहां से मिलेगी, उनकी ग्रेडिंग कैसे होगी, तो उस पर्पस से हमने ये इंस्टीट्यूशन बना दिया. जहां कोई आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हाई कोर्ट एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर मेंटेन करेगा, वहां से तुम्हें आर्बिट्रेटर मिल जाएगा. मतलब तुम गए आर्बिट्रेटर लेने के लिए पर देयर इज नो डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट एज सच, तो यू विल आस्क फॉर द आर्बिट्रेटर फ्रॉम द कोर्ट इटसेल्फ. देन द कोर्ट, mainly the high court, will have a panel of arbitrators. उसमें से कोई भी एक आर्बिट्रेटर आपको दे दिया जाएगा. एक चेंज लाया गया सेक्शन 23 में. जब भी हम किसी केस की बात करते हैं तो एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट. दोनों साइड से क्या आने चाहिए? क्लेम और डिफेंस आने चाहिए. क्लेम और डिफेंस जब तक नहीं आएगा तब तक आपका केस आगे नहीं बढ़ेगा. तो पहले ऑल्दो इसमें इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि क्लेम और डिफेंस कितने दिन में आना चाहिए. 2019 के अमेंडमेंट में हमने इसकी लिमिट कर दी 6 मंथ्स कि जैसे ही आपका आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू फाइल द स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एज वेल एज डिफेंस. और अगर नहीं करते हैं तो केस डिसमिस भी हो सकता है आपका, वो केस फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं. आर्बिट्रेशन वर्ड जो है, मेन जो वर्ड है इस चैप्टर का, उसका मतलब क्या है? जैसे मिस्टर ए क्लेमेंट है और मिस्टर बी कौन है? रेस्पोंडेंट. तो जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नाम थे आपके उन्हीं को बदल के यहां पे क्या कर दिया? क्लेमेंट और रेस्पोंडेंट. इनके बीच में जो पर्सन आएगा दैट विल बी नोन एज आर्बिट्रेटर, जो इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा. हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट रिकोर्स ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ. बिना कोर्ट में जाए तुम्हारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके देगा. पार्टीज उसको अपॉइंट करेगी, टाइम और कॉस्ट दोनों बचेगा पार्टीज का और आराम से आपका मैटर रिजॉल्व हो जाएगा विदाउट गोइंग टू कोर्ट. अब एक वर्ड आता है एडहोक आर्बिट्रेशन. अगर मैं आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से ना लूं मेरा आर्बिट्रेटर और खुद के लेवल पे अपॉइंट कर लूं तो वो मेरा क्या कहलाएगा? एडहोक आर्बिट्रेशन.
themselves arrange and agree without taking recourse to an institution. जब मैंने इंस्टीट्यूशन से आर्बिट्रेटर नहीं लेना, मुझे लेना है अपनी मर्जी का, तो that will be known as ad hoc arbitration. Both parties take an agreement that the arbitrator appointed will be conducting all the proceeding. दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए कि जिस आर्बिट्रेटर को हमने अपॉइंट किया है वो ही आगे की प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करेगा. तो क्लेमेंट और रेस्पोंडेंट दोनों ने क्या की, म्यूचुअल कंसेंट से इसको आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया. अब आगे का केस ये अपने हिसाब से देख लेगा. डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल फॉरेन आर्बिट्रेशन हो, आर्बिट्रेटर वर्ड जो है वो एक्ट में नहीं डिफाइंड है. आर्बिट्रेटर का मतलब बेसिकली होता क्या है, पर्सन अपॉइंटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट बाय बोथ द पार्टीज हु विल डिटरमाइन डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज. दो पार्टीज के बीच में कोई भी डिफरेंस या डिस्प्यूट आ गया, उसको रिजॉल्व करने के लिए जिस बंदे को ये लेकर के आएंगे, दैट पर्सन विल बी नोन एज आर्बिट्रेटर. पर इस वर्ड को इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है. ही शुड गिव हिज कंसेंट टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर. उसकी पहले मर्जी पूछो कि वो आर्बिट्रेटर बनना चाहता है या नहीं चाहता. ये एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी पर इसका डिसीजन बाइंडिंग होगा. अभी एक्स्ट्रा जुडिशियल क्यों है, क्योंकि ट्राइब्यूनल इज नॉट एग्जैक्टली जुडिशरी, इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड और पार्शियल होना चाहिए. किसी भी तरह का इसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए पार्टीज में, और ना ही ये पार्शियल होना चाहिए. कंप्लीट इसका अपॉइंटमेंट तभी होगा जब ये रेफरेंस तुम्हारी एक्सेप्ट करेगा. मतलब तुमने अपनी तरफ से अपॉइंट कर दिया, पर जब तक कि वो अपनी मंजूरी ना दे तब तक ये अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं माना जाएगा. मतलब तुमने प्रपोजल दिया है पर उसका एक्सेप्टेंस नहीं आया, तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आया तब तक ये प्रॉपर नहीं माना जाएगा. अब ये ट्राइब्यूनल क्या है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल वो है जो आपके केस को डिसाइड करेगी, आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी. सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, पैनल. सोल मतलब सिंगल पर्सन और पैनल मतलब मोर देन वन से ज्यादा होना चाहिए. इस पर्टिकुलर एक्ट में कोर्ट का मतलब क्या है? कोर्ट जब वर्ड आएगा तो हमें क्या समझना है? एक तो वो कोर्ट जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था उस पर्टिकुलर केस को लेने का, पर हम कोर्ट में नहीं जाके कहां पे जा रहे हैं? आर्बिट्रेशन के पास. हाई कोर्ट इसमें पक्का इंक्लूड होगी, क्योंकि जब भी आर्बिट्रेटर नहीं मिलेगा तो वी हैव टू गो टू द हाई कोर्ट ओनली, विच हैज जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड क्वेश्चन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन. किसी भी इंफीरियर ग्रेड की सिविल कोर्ट को इसमें कोर्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. तो हमें कौन कौन सी कोर्ट लेनी है? एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसके पास था उस केस को डिसाइड करने का. अदर देन दैट हाई कोर्ट इज आल्सो इंक्लूडेड, बिकॉज वहीं से आपको आर्बिट्रेटर मिलेगा जब भी आर्बिट्रेटर अवेलेबल नहीं होगा. अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हुआ तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली हाई कोर्ट, द क्वेश्चन फॉर्मिंग सब्जेक्ट मैटर, जहां पे वो क्वेश्चन जा सकता है. हाई कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू हियर ऑल द अपील्स फ्रॉम डिक्रीज ऑफ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट. या तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली हाई कोर्ट या एपिलेट जुरिस्डिक्शन वाली हाई कोर्ट हो, पर हाई कोर्ट ही उसको डील करेगी. अब यहां पे नॉर्मल सिविल कोर्ट का भी कोई लेना देना नहीं होगा. किस केस में? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में. अब ये जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बात कर रहे हैं हम, ये है किस चीज का नाम? मतलब व्हाट इज दिस एक्चुअली अगर डिफाइन करना पड़े, आर्बिट्रेशन जिसमें एक डिस्प्यूट हो किसके बीच में? अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप वेयर वन पार्टी इज, एक पार्टी दोनों में से क्या होनी चाहिए? इंडिविजुअल जो कि इंडिया में नहीं रहता, कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं हुआ, और ऐसी कोई कंपनी जिसका सेंट्रल मैनेजमेंट इंडिया से नहीं चलता हो, कहीं और से चलता हो, या ऐसी कोई सरकार का मामला जो इंडियन गवर्नमेंट ना हो. तो इन सारे केसेस में हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. ये डोमेस्टिक नहीं है, अब इंटरनेशनल बन चुका है. अब ये आर्बिट्रल एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट जिसमें डिस्प्यूट हो दोनों पार्टीज के बीच में और उसके लिए बना लिया जाए कि हम इसको आर्बिट्रेशन में रिजॉल्व करेंगे, उसी को हम कहते हैं आर्बिट्रल एग्रीमेंट. पार्टी ए, पार्टी बी. टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट. एग्रीमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं? आर्बिट्रल क्लोज की फॉर्म में और इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट की फॉर्म में. मतलब तुम्हारा मेन एग्रीमेंट जब बना, जिसके बेसिस पे तुमने काम स्टार्ट किया दो लोगों ने, उसी में आपने एक क्लोज या कंडीशन डलवा दी कि आर्बिट्रेशन में ही जाएंगे जब भी हमारे बीच में डिस्प्यूट आएगा. तो दैट इज मेड प्रायर टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट से पहले. इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट भी पहले भी बनाया जा सकता है, बाद में भी, पर मेनली ये ज्यादातर बाद में ही बनता है,
कि जब डिस्प्यूट आ गया तो आर्बिट्रेशन में जाने के लिए यू नीड अ वैलिड एग्रीमेंट, तो उसके लिए तुम इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट भी बना सकते हो अगर तुमने क्लोज फॉर्म में उसको इंसर्ट नहीं किया। इसमें एग्रीमेंट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, और ये रेफर किसको करेगा, कोई डिस्प्यूट आज का या फ्यूचर में, अगर होने के बाद बना लिया तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, और अगर फ्यूचर के लिए बना रहे हो तो वो वैसे बना लो। क्लोज फॉर्म या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर्म में हो सकता है और राइटिंग में ही होना चाहिए, हमेशा ओरली नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेशन की। लीगल रिप्रेजेंटेशन मतलब तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हें कौन रिप्रेजेंट करेगा एक अथॉरिटी के सामने। एज पर लॉ ही रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ डिसीज पर्सन, एक डिसीज पर्सन की एस्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन जो इंटरफेयर करता है किसी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को या एस्टेट को, जिसका भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। जिसके पास तुम्हारी डेथ के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी जाने वाली हो वो भी तुम्हारा क्या हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। कौन से मैटर आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते, तो पहले नहीं जाने वाले देख लेते हैं। अपॉइंटिंग गार्जियन ऑफ माइनर, डाइवोर्स, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, ल्यूनेटिक प्रोसीडिंग, क्रिमिनल और इलीगल मैटर, मैटर्स रिलेटिंग टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इशू रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड विल रिलेटेड मैटर्स, ये सारे मामले कभी भी आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते। और वो मैटर जो जा सकते हैं वो इस साइड दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको। क्लेमिंग डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉम्पनसेशन मांगने के लिए इस तरह का केस किया जा सकता है। कंज्यूमर केसेस, पार्टनरशिप इश्यूज, कंपनी इश्यूज, जॉइंट वेंचर्स, एनी अदर प्रॉपर्टी इश्यूज, maintenance payable to wife, these are some of the matters that can be brought into arbitration, but जो सेकंड साइड पे लिखे हो अदर साइड पे, ये वाले जो है आपके, इनको आप आर्बिट्रेशन में नहीं ला सकते, इनके लिए फिर कोर्ट में ही केसेस आपको करने पड़ेंगे। हम मूविंग अहेड टू सेक्शन नंबर 8, पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। मान लीजिए कि यू हैव अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जिसके बारे में अभी हमने पहले बात की है, क्या चाहे क्लोज की फॉर्म में हो चाहे इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट हो, पर एक वैलिड एग्रीमेंट आपका बना हुआ है। एग्रीमेंट बनने के बावजूद इफ वन पार्टी गोज टू द कोर्ट एंड फाइल्स अ केस, तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, उस पर बार लगानी पड़ेगी एज पर सेक्शन 8। डिफेंडेंट क्या करेगा, कोर्ट में एग्रीमेंट दे देगा कि मेरे पास देखो एग्रीमेंट बना हुआ है, और एप्लीकेशन लगा देगा कि आपको इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले ही तय किया था कि आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो अब चाहे कोर्ट का डिसीजन आने में कितना भी टाइम लगे, आपको वेट नहीं करना है, आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो वन पार्टी हु गोज टू द कोर्ट हैज अ राइट टू गो टू द कोर्ट, बट द अदर पार्टी कैन सीक और अप्रोच द कोर्ट इफ he or she has a valid arbitration agreement। तो पावर ऑफ आर्बिट्रेशन सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना हुआ है तो कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता जब तक कि दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से कोर्ट में जाने का डिसाइड ना करें। तो जब एग्रीमेंट बना हुआ है तो व्हाई यू आर गोइंग टू कोर्ट, तो इस चीज को रोकने के लिए हमने सेक्शन 8 बनाया ताकि ट्राइब्यूनल को भी थोड़ी पावर्स मिल सके। पर याद रखना ये सेक्शन 8 तभी तक यूज हो सकता है जब आपने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं दिया, मतलब क्लेमेंट ने तो अपना क्लेम दे दिया होगा पर डिफेंडेंट ने डिफेंस नहीं दिया हो, क्योंकि अगर एक बार डिफेंस उसने दे दिया और केस अगर कोर्ट में स्टार्ट हो गया देन हम उसको रोक नहीं सकते, फिर आर्बिट्रेशन पे आपको बार लगानी पड़ेगी। तो आप डिफेंस देने से पहले ही अपना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएं कि इसको स्टे लगाएं, हम आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, यहां पे नहीं आएंगे। एप्लीकेशन के साथ सर्टिफाइड कॉपी एग्रीमेंट की भी जाएगी, और साथ ही साथ अगर पेंडिंग भी है वो एप्लीकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, डिसीजन भी आर्बिट्रेशन में आ सकता है। केस स्टडी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मैसर्स पिंक सिटी मिडवे पेट्रोलियम। यहां ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एप्लीकेशन सेक्शन 8 में लगी हुई है तो सिविल कोर्ट पे बार लग जाएगी। हाउ यू विल डिसाइड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर की कितने होने चाहिए, तो एक चीज याद रख लो, ओड नंबर्स में होंगे हमेशा, इवन नंबर्स में नहीं होने चाहिए। एक रखा तो 16 आर्बिट्रेटर, एक के बाद सीधे 2 नहीं रख सकते आप, 3, 5, 7,
तो वो फिर क्या कहलाएगा, तुम्हारा पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर कहलाएगा। पर कभी भी इवन नंबर्स में आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि वहां मेजॉरिटी डिसीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होते हैं। तो देखो, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसीडिंग जब चलेगी तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए कोई भी प्रोसीजर पार्टीज अपना खुद का ले सकती है। लेकिन अगर नहीं है प्रोसीजर तो आप ये वाला भी अडॉप्ट कर सकते हो। अगर एक आर्बिट्रेटर लेना है तो दोनों को क्या करना है, सिर्फ एक आर्बिट्रेटर के नाम पे एग्री होना है कि हम इस आर्बिट्रेटर को अपना आर्बिट्रेटर बना रहे हैं। बोथ विल एग्री ऑन द नेम ऑफ आर्बिट्रेटर, वो म्यूचुअल कंसेंट से अपॉइंट हो जाएगा जब हम सोल आर्बिट्रेटर की बात कर रहे हैं। अगर 3 करने हो या 3 से ज्यादा, क्योंकि 2 तो तुम कर ही नहीं सकते, तो तुम्हें 3 या 3 से ज्यादा करने होंगे, तो पर्सन ए अपना आर्बिट्रेटर ले लेगा, पर्सन बी अपना आर्बिट्रेटर ले लेगा। 30-30 दिन की इनकी लिमिट रहती है, इतने दिनों में लेना पड़ता ही है, 30 डेज। और बाद में ज्वाइंटली जो 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए मिलके तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेंगे। मतलब अब तुम्हें नहीं अपॉइंट करना है, जो दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स है वो अपने लेवल पे इसको अपॉइंट कर लेंगे। हु शैल बी प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर, वो क्या बन जाएगा, प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर बन जाएगा, मतलब एक तरह का जज बन जाएगा। तो तुम पार्टीज को डिफेंड करोगे और वो जजमेंट देगा कि किस तरह से इसमें डिसीजन आना चाहिए। आर्बिट्रेटर 1 आर्बिट्रेटर 2 को भी मिलके 30 दिन में 3 को अपॉइंट करना, और अगर 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाए तो फिर क्या कर लो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बात करो, वो अपने आप अपॉइंट करके दे देंगे। तो वैसे कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन अगर तुम मदद मांगोगे तो कोर्ट पक्का तुम्हारी हेल्प करेगी। मेसर्स एसबीपी एंड कंपनी वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में ये कहा गया कि कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 11 एक जुडिशियल पावर है। इफ एप्लीकेशन इज मेड टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो पावर किसको जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। और अगर एप्लीकेशन किसको गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो वो पावर्स किसको डेलीगेट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। तो चाहे आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लगाओ, अल्टीमेटली आएगी वो किसके पास, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास। अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हुआ तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि अथोराइज्ड हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे। तो डोमेस्टिक के केस में हाई कोर्ट से आपका काम चल जाएगा, पर इंटरनेशनल मैटर में यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एनी पर्सन ऑफ एनी नेशन, एनी अदर सिटीजन कैन बी आर्बिट्रेटर इफ पार्टीज एग्री। जरूरी नहीं आप अपनी कंट्री के पर्सन को ही अपना आर्बिट्रेटर बनाएं, आप अमेरिकन, चाइनीज, नेपाली किसी को भी अपना आर्बिट्रेटर बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको बनाना चाहते हो। तो आर्बिट्रेटर की नेशनलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो काम करना है वो करता रहेगा। सेक्शन 11(2) में कहा गया है पार्टीज डिसाइड कर सकते हैं अपना खुद का प्रोसीजर कि कैसे उनको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है। 11(3) में कहा गया है कि अगर पार्टीज एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है इस प्रोसेस से 11(2) से, तो दोनों मिलकर थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे जो प्रिसाइडिंग बन जाएगा। 11(3)(a) में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगी, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन तुम्हें बता देगी कि कहां से तुम्हें आर्बिट्रेटर मिल जाएगा। पर अगर किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कोई आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो फिर वो हाई कोर्ट क्या करेगी, पैनल मेंटेन रखेगी, उस पैनल से तुम्हें आर्बिट्रेटर मिल जाएगा। अब जो ये पैनल होगा आर्बिट्रेटर का, वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन की तरह ही माना जाएगा, पर एक्चुअल में नहीं है, तो हम इसको कह देते हैं डीम्ड मान लिया जाएगा कि ये डीम्ड कह सकते हो कि ये इंस्टीट्यूशन की तरह ही काम करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है, ये एक्चुअल में जब आपको मिले नहीं। पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर ओनली फॉर दिस सेक्शन विल बी कंसीडर्ड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। तो चीफ जस्टिस जो होगा हाई कोर्ट का वो इसको रिव्यू भी करता रहेगा पैनल को टाइम टू टाइम, और इनकी फीस एज पर 4th शेड्यूल जो भी होगी इनको दे दी जाएगी। 11(4) में कहा गया है अगर पार्टी फेल हो जाती है 30 दिन में आर्बिट्रेटर लेने में, या फिर दो जो आर्बिट्रेटर वो तीसरा अपॉइंट नहीं कर पाते, तो इंटरनेशनल के केस में तुम कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। और अगर कमर्शियल आर्बिट्रेशन हुआ जो इंटरनेशनल नहीं है, डोमेस्टिक है, उसके केस में तुम्हें कहां जाना है, हाई कोर्ट में। तो ये तुम्हें जाना पड़ेगा जब भी तुम्हें आर्बिट्रेटर नहीं मिलेगा, चाहे एक पार्टी फेल हो, चाहे दोनों आर्बिट्रेटर फेल हो दूसरा ढूंढने में। 11(5) थर्ड आर्बिट्रेटर नहीं मिला
तो एक पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा 11/4 की तरह कोर्ट के थ्रू, कि कोर्ट में आपने एप्लीकेशन लगा दी। अगर आपका डोमेस्टिक मैटर रहा तो आपको हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी, और अगर आपका इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन रहा तो आपको सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। 11(6) पार्टी फेल्स टू एक्ट एज पर द प्रोसीजर, या जो दो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर वो अपनी ड्यूटीज एज पर एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे, या पर्सन और इंस्टीट्यूशन फेल्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एंट्रस्टेड टू हिम एज पर एग्रीमेंट। इन सारे केसेस में क्या होगा, देन अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बता देगी, और अगर डोमेस्टिक हुआ तो हाई कोर्ट बता देगी कि कहां से वो काम होगा। 6B, कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है तो ये मत समझ लेना कि उसके पास जुडिशियल पावर्स है, उसके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होगी, वो वैसे ही माना जाएगा जैसे एक नॉर्मल आर्बिट्रेटर होता है, कोई डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर नहीं होगा। तो हम ये ना सोचे कि कोर्ट से जो आर्बिट्रेटर मिलेगा वो ज्यादा पावर होल्ड करेगा एज कंपेयर टू इंस्टीट्यूशन। दोनों जगह से में कहीं से लो, तुम्हें आर्बिट्रेटर की वो ही पावर्स मिलेगी जो एक्ट में दी गई है, जुडिशियल पावर उसके पास में नहीं आएगी। 11(8) 11(4), 5, 6 में जो भी कहा गया है, तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा तो डिस्क्लोजर देगा पार्टीज को एज पर सेक्शन 12(1). किस चीज का डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर इसलिए कि उसका इंडिपेंडेंट होना या इम्पार्शियल होना आपको दिख जाए। तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हूं, पार्शियल नहीं हूं, ये सब तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। या फिर कोई क्वालिफिकेशन एग्रीमेंट में लिखी है तो वो तुम होल्ड करते हो या नहीं करते। तो सेक्शन 11(8) कहता है कि एक आर्बिट्रेटर को भी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं जिससे कि पार्टीज आर श्योर कि हमने सही पर्सन को अपना आर्बिट्रेटर बनाया हुआ है। 11(9) इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बता देगी, वो कोई सा भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे वो सोल हो चाहे थर्ड आर्बिट्रेटर हो, अदर देन नेशनलिटीज ऑफ पार्टीज वेयर द पार्टीज बिलोंग टू डिफरेंट नेशनलिटी। इसको याद रखना कि अगर इंटरनेशनल के केस आते हैं तो हम दोनों पार्टीज की नेशनलिटी देखते हैं। अगर एक इंडियन और एक अमेरिकन है तो कभी भी इंडियन और अमेरिकन उसमें आर्बिट्रेटर नहीं बन सकते, आपको थर्ड नेशनलिटी का पर्सन लेना पड़ेगा। ये रूल बनाया गया किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए, कि एक कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड करने वाला पर्सन आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता, आपको अदर कंट्री से आर्बिट्रेटर उठाना पड़ेगा। (11) कि कौन कब उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। तो अगर एक रिक्वेस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में गई है तो एक को मान लो रिसीव हुई 1 जनवरी को, दूसरे को हुई 11 जनवरी को, और तीसरे को रिसीव हुई और उससे भी बाद में या पहले जब भी है 1 अक्टूबर को, तो जिसको पहले एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसी को पहला चांस दिया जाएगा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का। अगर इनके 30 दिन खत्म हो जाते, ये नहीं दे पाते, तो दूसरा और फिर तीसरा, इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइडेड है। तो जहां आपकी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के लिए एप्लीकेशन पहले जाएगी, मेनली वहीं से आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है। 11-12 जब मैटर रिलेटेड हो 11(4), 5, 6 और 8 से इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो, arbitral institution referred must be construed as a reference to arbitral institution designated under section 11(3) जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने डेजिग्नेट किया है। मतलब कि इंटरनेशनल के भी केस होगा तो ऐसे नहीं तुम अपनी मर्जी से कहीं से भी आर्बिट्रेटर उठा सकते हो, तुम्हें वो ही आर्बिट्रेटर लेना है जो डेजिग्नेट किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने। 11-13 जैसे ही पार्टीज की एप्लीकेशन जाती है अपॉइंटमेंट के आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स की, इंस्टीट्यूशन को डिस्पोज करना होता है, कंप्लीट करना होता है इस प्रोसेस को विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीविंग द एप्लीकेशन, कि 30 दिन के अंदर अंदर उनको डिस्पोजल देना होता है कि इन्होंने हमसे आर्बिट्रेटर मांगा है तो हमें देना ही पड़ेगा। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन हु अपॉइंट्स द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, वो फीस कैसे डिटरमाइन करेंगे? एज पर 4th शेड्यूल
ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होगा, इंटरनेशनल पे अप्लाई नहीं होगा। अदर आर्बिट्रेशन वेयर पार्टीज हैव डिटरमाइंड द फीस, जैसे एडहोक आर्बिट्रेशन। तो अगर कभी भी तुम इंस्टीट्यूशन से या कोर्ट से आर्बिट्रेटर लोगे तो उसकी फीस फिक्स होगी 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो तुम्हारी नेशनलिटी तो है नहीं, किसी और जगह से आर्बिट्रेटर आएगा तो उसकी फीस फिर तुम 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं, वो देखना पड़ेगा। कई बार पार्टीज होती है अपनी म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करती है कि आर्बिट्रेटर कौन सा, वो इंस्टीट्यूशन से नहीं आता तो उसकी फीस भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना देना चाहते हो। सेक्शन 12 ग्राउंड फॉर चैलेंज, कि क्या चैलेंज भी किया जा सकता है आर्बिट्रेटर को? यस। अगर आर्बिट्रेटर को चैलेंज करना है तो दो चीजें चाहिए मेनली, कि वो इम्पार्शियली वर्क नहीं कर रहा है या जो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए थी उसके पास में नहीं है। तो ये दो केसेस वो हैं जिनमें तुम उसके ऑर्डर्स को, उसके डिसीजंस को चैलेंज कर सकते हो। हाँ, तो जब हमने आर्बिट्रेटर को चैलेंज करने की बात की तो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर? देखो, वैसे प्रोसीजर आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आर्बिट्रेशन एक ऐसी चीज है जिसमें द पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड एवरीथिंग, तो आप अपना प्रोसीजर खुद का ले सकते हो। पर अगर प्रोसीजर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो, इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम्हारा चैलेंज सक्सेसफुल नहीं रहा तो आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड बनाता रहेगा। और अगर कोई क्लोज तुम्हारे पास नहीं है चैलेंज करने का तो उस क्लोज को भी बाद में बनाया जा सकता है। मतलब कंडीशन पहले नहीं थी लेकिन आज की डेट में बनाई जा सकती है। तो पार्टी जो ऑब्जेक्शन कर रही है वो आर्बिट्रेटर को 15 दिन में चैलेंज कर सकती है जब भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। एज एंड व्हेन द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड आर्बिट्रेटर विल हैव टू, तो आर्बिट्रेटर को उस एप्लीकेशन पे क्या करना पड़ेगा? रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, या तो अपनी पोस्ट से रिजाइन करेगा। पार्टीज हु गेव हिज नेम विल हैव टू विड्रॉ हिज नेम, जिन पार्टीज ने उसका नाम दिया उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल विल डिसाइड वेदर सच आर्बिट्रेटर शुड कंटिन्यू और नॉट। चैलेंज का भी क्वेश्चन कई बार आता है एंड यू नीड टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। रिजाइन कर सकता है, पार्टी जिन्होंने नाम दिया वो उसका नाम विड्रॉ कर सकती है, और साथ ही साथ ट्राइब्यूनल डिसाइड कर सकता है इफ पैनल है तो कि इस आर्बिट्रेटर को रखना है या नहीं रखना। अब बात करते हैं सेक्शन 14 की। फेलियर है, इम्पॉसिबिलिटी है आर्बिट्रेटर की तो टर्मिनेशन होगा मैंडेट का। टेन्योर ऑफ आर्बिट्रेटर कब खत्म हो सकता है? अगर वो अपने काम से एब्सेंट है, अनरीजनेबल डिले कर रहा है, या फिर अनेबल ड्यू टू फैक्ट और ड्यू टू लॉ काम नहीं कर पाएगा तो आप उसको हटा भी सकते हो। सेक्शन 15, जब हम आर्बिट्रेटर को हटाएंगे तो सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा। तो किसी भी आर्बिट्रेटर का टेन्योर अगर खत्म होगा तो ट्राइब्यूनल अब इनकम्प्लीट है। अगर सोल था तो एक भी नहीं है, और अगर पैनल था 3 थे तो अब 2 ही रह गए, तो 2 तो हो ही नहीं सकते। तो अब आपको नया आर्बिट्रेटर तो लाना पड़ेगा, तो रिप्लेस करना पड़ेगा उस आर्बिट्रेटर को। नया जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा वो वैसे ही अपॉइंट होगा जो तुम्हारे प्रीवियस रूल्स थे, जैसे तुमने पहले अपॉइंट किया था वैसे ही अपॉइंट कर लोगे। अगर कोई ऑर्डर और हियरिंग पहले हो चुकी है देन ऑल द प्रीवियस हियरिंग विल बी रिपीटेड इफ द ट्राइब्यूनल सेज सो। अगर लगता है कि ऑर्डर और हियरिंग जो पहले हो चुकी है वो इनवैलिड बतानी है तो वो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। और कोई ऑर्डर ट्राइब्यूनल ने जो लिया है रिप्लेसमेंट से पहले वो सिर्फ इसलिए वैलिड नहीं होगा कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल चेंज हुआ है, मतलब वो ही ऑर्डर वापस से निकाले जाएंगे या वो ही हियरिंग रिपीट होगी जहां कुछ गलतियां आपको लगेगी। ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेटर रिप्लेस हुआ है तो सारा काम जीरो से स्टार्ट होगा, वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा जहां पे उस पुराने आर्बिट्रेटर ने छोड़ा है। सेक्शन 16 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ये अपना ज्यूरिसडिक्शन खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है, अपने खुद के चीजें ये ला सकते हैं। रूल ओवर ऑल द ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द प्रेजेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, नो आर्बिट्रेशन क्लोज विल बी हेल्ड इनवैलिड ओनली ऑन दिस ग्राउंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नल या वॉइड भी कर दिया है कोर्ट ने तो भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे इससे इंपैक्ट नहीं आएगा। आर्बिट्रेशन वाली प्रोसीडिंग आपकी एज इट इज चलती रहेगी। सेक्शन 17, क्या इंटरिम मेजर्स भी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ले सकता है? यस, डेफिनेटली ले सकता है। जैसे ही पार्टी ये रिक्वेस्ट करती है ट्राइब्यूनल से तो वो ऑर्डर निकाल सकती है पार्टी बी के लिए। व्हाट ऑर्डर? टू टेक इंटरिम मेजर व्हिच आर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जैसा कि हमने सीपीसी में पढ़ा था, सेम रेफरेंस उसका ही आ रहा है कि जैसे सीपीसी में इंटरिम मेजर्स लिए जाते थे, ऑर्डर ऑफ सेल लिया जाता था, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, वो सारे ही पावर्स आर्बिट्रेशन के पास में भी आ जाएंगे। एज पर सेक्शन 17(1) अगर अपॉइंट करना रहा गार्जियन माइनर का तो ये काम तो ट्राइब्यूनल नहीं कर सकता, तो आप
कोर्ट की हेल्प ले सकते हो। इंटरिम मेजर प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर के लिए जैसे प्रिजर्वेशन, सेल ऑफ गुड्स का ऑर्डर, सिक्योरिटी ले लेना अमाउंट की जो डिस्प्यूट में है, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन किसी भी प्रॉपर्टी का जब आपको शक हो, इंटरिम इंजंक्शन प्रोहिबिटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, ये सारे निकाले जा सकते हो। और भी कोई अगर सुटेबल इंटरिम मेजर उनको लगता है तो वो ले सकते हैं। तो इंटरिम मेजर के लिए जैसी पावर कोर्ट की है वैसी ही सेम पावर ट्राइब्यूनल की, दोनों की पावर बिल्कुल बराबर है। लेकिन एनफोर्सिबिलिटी ट्राइब्यूनल अपने आप से नहीं दे सकता, ना ही ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट दे सकता है। जो भी ऑर्डर्स ट्राइब्यूनल निकालेगी उसकी एनफोर्सिबिलिटी के लिए तुम्हें डिपेंड होना पड़ेगा कोर्ट पे। और एनफोर्सिबिलिटी किस एक्ट से आएगी? सिविल प्रोसीजर कोड से एनफोर्सिबिलिटी आएगी। तो दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो एनी प्रोसीजर लेड डाउन इन सीपीसी और एविडेंस एक्ट, बट जब एनफोर्सिबिलिटी की बात आएगी तो आपको फॉलो करना पड़ेगा इसको। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कैसे चलती है? सेक्शन 18 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी और ट्रीटमेंट पार्टीज को मिलना चाहिए। मतलब आर्बिट्रेटर है, क्विक और फेयर जस्टिस देने के लिए आया है तो उसको इंपार्शियल होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू बोथ द पार्टीज, फॉलो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड गुड कॉन्साइंस। देखो इनके लिए ऐसा कोई लॉ तो है नहीं, तो जितने भी प्रिवेलिंग लॉज है इंडिया में वो इनको जानने चाहिए कि जिसके बेसिस पे ये रेशनल डिसीजन ले पाए। अदर देन दैट इनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑब्जेक्टिविटी और गुड कॉन्साइंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीजर 19 सेक्शन, नाइदर बाउंडेड बाय सीपीसी नोर एविडेंस एक्ट, ये अपना खुद का प्रोसीजर खुद डिजाइन कर सकते हैं। सेक्शन 20 प्लेस एंड कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन, प्लेस कौन डिसाइड करेगा? पार्टी। तो अगर वो नहीं मानती है तो ट्राइब्यूनल भी बता सकता है कि कहां पे ये प्रोसीडिंग हो सकती है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कब से स्टार्ट होगी? जैसे ही आपके दोनों आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाएंगे तब से ये कमेंस हो जाएगी। तो जब आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिए उस डेट से आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट मानी जा सकती है। लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन वैसे नॉर्मली इंग्लिश होनी चाहिए, बट अगर पार्टीज अपनी म्यूचुअल कंसेंट से कोई अदर लैंग्वेज बोलती है तो वो भी हो सकती है। अगर पार्टीज किसी एग्रीमेंट पे नहीं आती है तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ही डिटरमाइन करेगा कौन सी लैंग्वेज, और ज्यादातर ये क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज होती है। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ये अमेंड हो चुका है, पहले इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन सेक्शन 23(1) के अकॉर्डिंग क्लेमेंट को स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और रेस्पोंडेंट को स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस और रिलीफ जो वो चाहता है, कौन? क्लेमेंट, वो देना पड़ेगा कितने टाइम में? विथ इन द पीरियड एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। लेकिन अब इसमें चेंज आ गया है कि 6 महीने में ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसकी लिमिट बता दी गई है अमेंडमेंट के थ्रू कि 6 मंथ से ज्यादा आप टाइम नहीं ले सकते। रेस्पोंडेंट अगर चाहे तो अपने काउंटर क्लेम में भी सेट ऑफ मांग सकता है, जैसा कि हमने सीपीसी में पढ़ा था कि सेपरेट केस फाइल ना हो, तो जैसे मुझ पे केस आया है तो काउंटर क्लेम में मैं सेट ऑफ भी मांग सकता हूं। पार्टीज अगर चाहे तो अपना क्लेम और डिफेंस चेंज भी कर सकती है, पर अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को लगता है कि इस स्टेज पे ये अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो फिर उस चीज को नहीं मानेगी। 6 महीने की लिमिट जो हमें अमेंडमेंट के थ्रू मिली है कि जैसे ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ तो क्लेमेंट और रेस्पोंडेंट दोनों को सबमिट करने पड़ेंगे क्लेम और डिफेंस के स्टेटमेंट विद इन 6 मंथ्स ओनली, क्योंकि आगे फिर आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि वो कैसे उस केस को सॉल्व करेंगे। सेक्शन 24 हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग, क्या जरूरत है? नहीं, वैसे हियरिंग की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आज की डेट में। जैसे कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में अगर हियरिंग है तो यू हैव टू बी प्रेजेंट ओवर देयर, आप उसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन में अगर आपकी हियरिंग होने वाली है तो इट इज अप टू द पार्टीज कि आज नहीं करनी है तो बाद में कर लो, या फिर बिना हियरिंग के भी कई बार काम हो सकता है। तो ज्यादातर चीजें किससे होती है? रिटन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। हियरिंग जब भी होगी जब पार्टीज को ठीक लगेगा, तो अप्रोप्रिएट स्टेज पे कभी भी हियरिंग करी जा सकती है। ट्राइब्यूनल को अगर लगता है कि डॉक्यूमेंट्स और गुड्स और प्रॉपर्टीज पे इंपैक्ट आ रहा है तो प्रॉपर एंड सफिशिएंट एडवांस नोटिस देके ये हियरिंग कभी भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हियरिंग होगी नहीं, पर ये चॉइस ऑफ पार्टीज होगा कि हियरिंग कैसे और कब की जा सकती है। पावर टू टर्मिनेट और कंटिन्यू द प्रोसीडिंग और डिफॉल्ट ऑफ पार्टी, अगर पार्टीज डिफॉल्ट करती है तो क्या ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर सकता है? यस। क्लेमेंट ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम नहीं दिया जो भी टाइम एग्रीड था उसमें, या 6 महीने में, रेस्पोंडेंट ने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं दिया, तो अब ये प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो सकती है।
वेयर द रेस्पोंडेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, मान लो कि क्लेमेंट ने तो क्लेम दे दिया, रेस्पोंडेंट का डिफेंस का स्टेटमेंट नहीं आया, 6 महीने तुमने वेट कर लिया, अभी भी नहीं आया, तो एक्स पार्टी डिसीजन भी हो सकता है। ये भी डिपेंड किस पे करेगा, ट्राइब्यूनल पे, वेदर टू टेक एक्स पार्टी डिसीजन और नॉट, और अगर नहीं लेना एक्स पार्टी डिसीजन तो प्रोसीडिंग टर्मिनेट भी हो सकती है। क्या एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है ट्राइब्यूनल? यस, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में एक्सपर्ट्स का अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। अगर पार्टीज एग्री करें और ट्राइब्यूनल को भी ठीक लगे तो एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट लिया जा सकता है। पार्टी रेलेवेंट इन्फो उसको देगी और उससे कंसल्टेशन ले लेगी। दो ऑप्शन है, पार्टीज अगर चाहे तो उसको ओरल हियरिंग में भी बुला सकती है और चाहे तो उसकी एडवाइस लेके भी छोड़ सकती है, इट डिपेंड्स। और जो भी इसकी फीस होगी दैट इज टू बी बोर्न बाय द पार्टीज। कोर्ट की असिस्टेंस, सेक्शन 27, कोर्ट की हेल्प ली जा सकती है। यस डेफिनेटली, जो काम तुम्हारे बस का नहीं है उसके लिए तुम कोर्ट की हेल्प ले सकते हो। तो यू नीड टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट। नाउ द कोर्ट हैज टू सी कि ये हम हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पर कोर्ट मना नहीं कर सकता कि तुम आर्बिट्रेशन में हो तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर, जनरल नेचर ऑफ क्लेम एंड रिलीफ और एविडेंस टू बी ऑब्टेन। अब ये हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम ऐसा केस आर्बिट्रेशन में ले गए जो जा ही नहीं सकता आर्बिट्रेशन में, तो फिर क्यों कोर्ट हेल्प करेगी। कोर्ट पहले कहेगी केस हमें दो, उसके बाद हम देखेंगे। रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट, सेक्शन 28। देखो, अगर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया है तो इंडिया के जो भी रूल्स है, लॉज है जो प्रिवेलिंग है वो काम आएंगे। अगर इंटरनेशनल कमर्शियल है तो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा कि कौन से लॉज चलेंगे, इस कंट्री के, उस कंट्री के या कंबाइंड, वो तुम्हें अप्लाई करने पड़ेंगे। डिसीजन बाय मेजॉरिटी, सेक्शन 29। दो ऑप्शन आपके पास, अगर आप पैनल लेते हो, सोल में तो ये चीज आएगी ही नहीं, लेकिन अगर आप पैनल लेते हो तो कई बार ऐसा होता है एक को हम जजमेंट करने के लिए बना देते हैं कि दो जने तो आर्बिट्रेटर है और तीसरा आपका प्रिसाइडिंग है, तो वो डिसीजन लेगा। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप मेजॉरिटी का डिसीजन ले रहे हो कि 3 आर्बिट्रेटर है, कंबाइंडली वर्क कर रहे हैं, दो ने डिसीजन ले लिया एक के फेवर में, तो वो वैलिड मान लिया जाएगा बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी। तो 29(1) कहता है पार्टीज अगर एग्री करे तो प्रोसीडिंग में एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर हो सकता है, तो डिसीजन विल बी मेड बाय मेजॉरिटी। पर अगर उन्होंने प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर बनाया तो 29(1) फॉलो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों सेक्शन साइमल्टेनियसली फॉलो नहीं हो सकते, या तो डिसीजन मेजॉरिटी का आएगा या फिर आपके प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर का आएगा। 29(a)(1), अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन रहा या डोमेस्टिक रहा तो कितना टाइम मिलेगा, दोनों में ही 12 मंथ्स का आपका टाइम रहेगा कि 12 मंथ्स में आपको केस को डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर अवार्ड 6 महीने में ही बन गया तो आप एक्स्ट्रा फीस भी मांग सकते हो, एडिशनल फीस मांग सकते हो कि ये हमने इतना जल्दी काम कर लिया, और अगर पार्टीज को लगा तो फीस दे देंगे एक्स्ट्रा। 29(a)(3), अगर पार्टीज एग्री होती है तो 6 महीने और एक्सटेंड भी हो सकता है टाइम, मतलब 12 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ, अब पार्टीज चाहती है कोर्ट से टाइम मांगना तो दैट कैन बी आस्क्ड फॉर। अगर अवार्ड नहीं मिला, बना नहीं 12 महीने में, 29(1) में, क्यों उसी में दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां मेजॉरिटी का डिसीजन चाहिए। जहां प्रिसाइडिंग है वहां पे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो 29(a)(3) में तुम 6 महीने और मांग सकते हो, पर अगर मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर टर्मिनेट हुआ तो फिर वो देखना पड़ेगा कि हमें उसका रिप्लेसमेंट भी लाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट भी देखेगी कि इतने टाइम में ये कुछ नहीं कर पाए तो मे बी हमें आर्बिट्रेटर को चेंज करना चाहिए। तो द कोर्ट इफ फाइंड्स इट नेसेसरी तो मैंडेट भी टर्मिनेट हो सकता है एक या दो आर्बिट्रेटर का। और फिर उसके बाद में अगर लगता है कि डिले ट्राइब्यूनल की वजह से हुआ है देन उनकी फीस में रिडक्शन होगा। हर मंथ के डिले के लिए 5% फीस रिड्यूस होती जाएगी, मतलब 5% उनकी फीस कम होती जाएगी जैसे जैसे वो डिले करते जाएंगे। तो एवरी डिले के लिए इनको भुगतना पड़ेगा। 29(a)(5), the time period extended as per 29(4) 6 months will only be entertained when the application of any parties and there is a sufficient cause and on such terms and condition as imposed by the court। ऐसे ही तुम्हें 6 महीने का टाइम एक्सटेंड होके नहीं मिल जाएगा, you have to see there is a valid reason, तो आपको sufficient cause देना पड़ेगा क्यों इतने दिन में तुम ये डिसाइड नहीं कर पाए। 29(a)(6), अगर एक्सटेंशन मिला 6 महीने का तो कोर्ट क्या देखेगा कि एक या दो आर्बिट्रेटर को सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रेटर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से छोड़ा गया है, तो हम ये मानेंगे कि उन्होंने पहले का केस पूरा देख लिया है,
पूरा अपना होमवर्क कर लिया है, उसके बाद वो इस चीज में इन्वॉल्व हुए, हम उनको शुरू दिन से करने का प्रोसीडिंग मौका नहीं देंगे। मतलब जहां से तुम्हें पहले का काम होया हुआ मिला है उसी में से तुम अपना नया काम स्टार्ट करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा बैकग्राउंड स्टडी करनी पड़ेगी। 29(7) when in the case of arbitrators are appointed as per this section, तो ट्राइब्यूनल which is reconstituted shall be deemed to be in continuation to the previously appointed arbitral tribunal। और ये नहीं माना जाएगा कि ट्राइब्यूनल पूरा चेंज हुआ है, प्रीवियस ट्राइब्यूनल जो था उसमें से अगर तुमने किसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो नया वहीं से शुरू कंटिन्यूटी में माना जाएगा। 8 में कहा गया इट इज ओपन टू द कोर्ट टू इम्पोज एग्जेम्पलरी कोस्ट अपॉन द पार्टीज। अगर पार्टीज ने फ्रॉड किया, मटेरियल छुपाए हैं, सप्रेस किए हैं फैक्ट्स को, तो उनको भी कोस्ट देनी पड़ सकती है। हमेशा आर्बिट्रेशन वालों पे या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल पे ही पेनल्टी नहीं लगती, तुम पे भी लगाई जा सकती है अगर गलती तुम्हारी और तुम्हारी वजह से डिले हुआ है तो। 29(9) में कहा गया वेयर द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अंडर सेक्शन 29(5) एक्सटेंशन मिल चुका है, कोर्ट डिस्पोज करेगी उस एप्लीकेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, लेकिन मैक्सिमम टाइम है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द अपोजिट पार्टी। जैसे ही तुम टाइम को एक्सटेंड करवाना चाहते हो, एप्लीकेशन लगाते हो कोर्ट में, कोर्ट क्या करेगी, अदर पार्टी को नोटिस में लाएगी ये चीज और उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्पोज करेगी एप्लीकेशन को, तुम्हें एक्सटेंशन देना या नहीं देना वो बता देगी। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, अगर पर्पसली ही मैं जल्दी करवाने की कोशिश करूं, एक तो वो केस था जब 12 महीने का टाइम था लेकिन 6 महीने में हो गया मेरा केस, तो वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर नहीं था क्योंकि मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया था। लेकिन सेक्शन 29(b) कहता है कि पार्टीज अगर जल्दी में है तो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर भी किया जा सकता है। तो राइटिंग में डिस्प्यूट तुम दे दो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का, पर याद रखना ये शुरू में होगा, बाद में कन्वर्ट नहीं हो सकता। डिस्प्यूट जो रिजॉल्व होगा वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से होगा, तो एग्री करना पड़ेगा कि सोल आर्बिट्रेटर ही लेना है। मतलब फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में तुम पैनल अपॉइंट नहीं कर सकते। इफ द पार्टीज आर एग्रीड अपॉन दिस थिंग कि हमें फास्ट ट्रैक प्रोसीजर करना है, तो दे हैव टू टेक सोल आर्बिट्रेटर ओनली। 29(b)(3) ट्राइब्यूनल को अगर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर लेना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्प्यूट को रिटन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही डिसाइड करना पड़ेगा, रिटन प्लीडिंग डॉक्यूमेंट, नो ओरल हियरिंग। और ट्राइब्यूनल एक्स्ट्रा इन्फो मांग सकती है तुमसे कभी भी उनको अगर इंफॉर्मेशन कम लगी तो, पर यहां पे जो ये बोला गया ना, ओरल हियरिंग नहीं हो सकती है। कब, सिर्फ और सिर्फ तब जब पार्टीज या तो रिक्वेस्ट करे या ट्राइब्यूनल को जरूरी लगे कि कुछ इश्यूज को क्लैरिफाई करने के लिए जरूरी है ओरल हियरिंग। तो वैसे फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में ओरल हियरिंग नहीं होती है, पर अगर कभी भी जरूरत लगी, पार्टीज ने रिक्वेस्ट किया, ट्राइब्यूनल को ठीक लगा, तो ओरल हियरिंग हो सकती है। ट्राइब्यूनल टेक्निकल फॉर्मेलिटीज भी अपना सकती है, जब ओरल हियरिंग करे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के थ्रू हो सकती है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 29(b)(4) अवार्ड कितने दिन में बनेगा फास्ट ट्रैक में, 6 मंथ्स का टाइम रहेगा, जो 12 मंथ्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे 6 मंथ्स में। 30 सेटलमेंट, इट इज कंपैटिबल विद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉर ट्राइब्यूनल टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विद एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज बाय यूज ऑफ मीडिएशन कॉन्सिलिएशन टू एनकरेज सेटलमेंट। कि कभी भी ट्राइब्यूनल भड़काने की कोशिश नहीं करेगा पार्टीज को, वो ये चाहेगा कि पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाए, और इन केस पार्टीज ने सेटलमेंट कर लिया तो ट्राइब्यूनल टर्मिनेट कर देगी प्रोसीडिंग को, पार्टीज का एग्रीमेंट हो चुका है और ऑब्जेक्शन ट्राइब्यूनल को भी नहीं है, तो सेटलमेंट ही क्या बन जाएगा, अवार्ड बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक डिसीजन आना जरूरी है, समटाइम्स द ट्राइब्यूनल डिसाइड्स द केस एज पर द सेटलमेंट ऑल्सो, कि दोनों पार्टीज को एनकरेज किया कि तुम सेटलमेंट कर सकते हो, पार्टीज ने सेटलमेंट किया, वो एग्रीमेंट बन गया, तो उसी को हमने क्या बना दिया, अवार्ड बना दिया। अब जो ये अवार्ड है वो क्या है, क्वेश्चन इस पे से आ सकता है। अवार्ड क्या है, फाइनल जजमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल, फाइनल एडजुडिकेशन बाय ट्राइब्यूनल विच इज बाइंडिंग ऑन द सेम सेंस एज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वुड। जैसे कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है वैसे ये भी बाइंडिंग होगा पार्टीज पे। आर्बिट्रल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड भी बन सकता है, मतलब इंटरिम अवार्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू आर्बिट्रल अवार्ड। जो पहले कभी इंटरिम था वो अवार्ड ही आर्बिट्रल अवार्ड बन सकता है। कोर्ट जैसे डिक्री पास करती है वो डिसीजन है कोर्ट का, वैसे ही आर्बिट्रेटर जो पास करेगा वो क्या कहलाएगा, अवार्ड कहलाएगा, वो भी डिसीजन है। एलिमेंट्स ऑफ अवार्ड क्या है, राइटिंग में होना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, आर्बिट्रेशन का प्लेस हो, पार्टीज की डिटेल हो, नेम एंड डिटेल ऑफ आर्बिट्रेटर हो, क्लेम रिलीफ ग्रांटेड एंड इट्स रीजन, और साइंड बाय मेजॉरिटी। मतलब अगर पैनल है तो मेजॉरिटी में अगर पैनल साइन कर देता है तो इट इज ओके, आपको सबके साइन लेने की जरूरत नहीं है। 31(7) इफ द पार्टीज एग्री द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में इंक्लूड द सम विच फॉर विच द अवार्ड इज मेड। जितने सम का अवार्ड बना है तो तुम चाहो तो वो अमाउंट भी इसमें इंक्लूड करे जा सकते हैं।
डेट ऑफ कोज ऑफ एक्शन, अवार्ड मेड, ये पूरे पीरियड का आप उसमें कैलकुलेशन डाल सकते हो कि कब आपने कोज ऑफ एक्शन हुआ और कब आपका अवार्ड बना है, उस पूरे पीरियड का आप कैलकुलेशन इसमें डाल सकते हो। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शन नंबर 32, कब कब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो सकती है। क्लेमेंट अगर विड्रॉ कर ले अपना क्लेम, टर्मिनेटेड। ट्राइब्यूनल को भी ठीक लगे कि फाइनल सेटलमेंट हो गया है, टर्मिनेटेड। पार्टीज दोनों एग्री हो जाए टर्मिनेट करने के लिए, ट्राइब्यूनल को लगे फर्दर प्रोसीडिंग कोई काम की नहीं है, पार्टीज रेस्पॉन्स नहीं दे रही, तो भी टर्मिनेट हो सकती है। तो दीज आर द कंडीशंस वेयर प्रोसीडिंग्स कैन बी टर्मिनेटेड। करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड, सेक्शन नंबर 33, तुम्हें अवार्ड मिल गया पर उसमें कुछ करेक्शन करवाना है या उसके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम जा सकते हो ट्राइब्यूनल के पास में। वन पार्टी विद द नॉलेज ऑफ अदर, 30 दिन में जब आपको अवार्ड मिल गया तो आप करेक्शन या इंटरप्रिटेशन के लिए जा सकते हो। करेक्शन और इंटरप्रिटेशन जो होगा वो पार्ट ही मान लिया जाएगा अवार्ड का। एडिशनल अवार्ड, सेक्शन 33(2), मान लो कि मैंने तो क्लेम ज्यादा बताए थे, उन्होंने एक चीज को अवार्ड में कन्वर्ट नहीं किया या अवार्ड में सारी चीजें इंक्लूड नहीं की, तो जो मेन अवार्ड है वो तो रहेगा। अब एक एडिशनल अवार्ड भी आपको मिल सकता है, पर उसके लिए भी आपको एक पार्टी को दूसरी को नोटिस देना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा एडिशनल अवार्ड के लिए, और वही 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो ट्राइब्यूनल को अगर ठीक लगा तो 60 दिन में तुम्हें एडिशनल अवार्ड मिल जाएगा। एक पॉइंट था करेक्शन और इंटरप्रिटेशन का, वहां आपको एडिशनल अवार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है या कुछ छोटा मोटा करेक्शन है। यहां आपको क्या चाहिए, अवार्ड चाहिए एडिशनल वाला, तो यहां पे भी आपको 30 दिन मिलते हैं एप्लीकेशन लगाने के लिए, लेकिन ट्राइब्यूनल के लिए 60 दिन का टाइम है कि वो उसमें आपको एडिशनल अवार्ड दे दे। सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। पार्टीज को अगर अवार्ड पसंद नहीं है, किसको नहीं पसंद आएगा, जिसके फेवर में नहीं होगा या जिसका उसमें कम मन होगा, तो पार्टीज कभी भी सेट असाइड करवा सकती है। सेट असाइड कहां होगा, कोर्ट में। एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इन ग्राउंड पे, पार्टी वॉज अंडर इनकैपेसिटी, पार्टी की कैपेसिटी नहीं थी उस टाइम पे, अवार्ड उस टाइम पे बना दिया गया। डिस्प्यूट जो है वो प्रिवेलिंग लॉ ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं था। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वाज नॉट डन अंडर सच लॉ एंड दस वाज इनवैलिड, मतलब जो हमारा एग्रीमेंट बना वो प्रिवेलिंग लॉ ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं था, तो हम सेट असाइड करवा रहे हैं। पार्टी को नोटिस नहीं मिले प्रॉपर, किस चीज के, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के, या फिर वो अपना केस प्रेजेंट नहीं कर पाए, मतलब यहां नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुए। आर्बिट्रल अवार्ड से या प्रोसीडिंग से जब हम डील कर रहे थे, डिस्प्यूट ऐसा आ गया जो एक्चुअल में आर्बिट्रेशन में आना ही नहीं चाहिए था, स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं है, तो ये मैटर सेपरेट कर दिया जाएगा, बाकी अवार्ड वैलिड रहेगा। अब यहां पे हमने कौन सा रूल लगाया, सेवरेबिलिटी का, कि अवार्ड पूरा वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसा मैटर जो आर्बिट्रेशन में नहीं आ सकता, अगर उसको भी अवार्ड में इंक्लूड कर लिया गया, उसको हटा दो, बचाओ अवार्ड तो तुम्हारा वैलिड माना जाएगा। सेट असाइड कौन सा पार्ट होगा, जो इनवैलिड है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं था, मैंने बोला था सोल, उन्होंने ले लिया पैनल, मैंने बोला था पैनल, उन्होंने ले लिया सोल, तो अब हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे। अब कोर्ट को क्या देखना है, ये तो मेरी एप्लीकेशन के साथ मेरी चीजें थी, कोर्ट क्या देखेगा, लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स डज नॉट डील विथ और इनकेपेबल ऑफ गिविंग सेटलमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन, कि एज पर लॉ सेटलमेंट नहीं हो सकता था, आर्बिट्रल अवार्ड पब्लिक पॉलिसी से अगेंस्ट जा रहा है, तो ये सेट असाइड कर देंगे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है, कि अवार्ड बनाते टाइम पे वॉयलेशन हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल का, कॉन्ट्रावीन्स द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, या बेसिक नोशंस ऑफ मोरालिटी और जस्टिस इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हमने क्या कह दिया, पब्लिक पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इसको वैलिड नहीं मानेंगे। अब यहां पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हुआ तो इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द अवार्ड द आर्बिट्रेटर्स आर ऑफरिंग डिस्ट्रॉयज द लीगैलिटी ऑफ पेटेंट will also be set aside, it is contrary to substantive provisions of law। कि अगर डोमेस्टिक का केस हुआ, इंटरनेशनल का केस नहीं है, इंटरनेशनल में हम इस चीज को नहीं देखेंगे, अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का केस हुआ और कोई ऐसा अवार्ड बन गया जिसमें किसी का पेटेंट इंफ्रिंज हो रहा है, तो उसको भी हम सेट असाइड कर सकते हैं, पर इंटरनेशनल के केस में ये चीज अप्लाई नहीं होगी। 34(3) पार्टीज को ये माइंड में रखना पड़ेगा कि if 3 months have lapsed from the date on which party making the application received the awards, or if a request was made under section 33 from the date on which the request was disposed of by tribunal, but court satisfy हो तो sufficient reason पे
30 दिन और दिए जा सकते हैं। तो सेट असाइड की एप्लीकेशन कितने दिन में लग सकती है? 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स कब से काउंट होंगे? जब आपको अवार्ड रिसीव हुआ। उसमें अगर सफिशिएंट कोज रहा तो 30 डेज का आपको एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। तो ओरिजिनल टाइम कितना है? 3 मंथ्स प्लस 30 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर सफिशिएंट कोज रहा तो। अगर कोर्ट को एप्लीकेशन रिसीव होती है एडजर्न करने की प्रोसीडिंग, सो ट्राइब्यूनल गेट्स अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू टेक सच एक्शन व्हिच विल एलिमिनेट दोज ग्राउंड वेयर द अवार्ड कुड बी सेट असाइड। कि कई बार हो सकता है कि ट्राइब्यूनल चाहता हो कि अवार्ड सेट असाइड नहीं हो, तो एप्लीकेशन इस तरह से भी लगाई जा सकती है कि एक बार के लिए प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर दिया जाए, ताकि जिसमें जो सेट असाइड के ग्राउंड्स है उनको ट्राइब्यूनल करेक्ट कर ले, तो फालतू में पूरा जो अवार्ड बना है वो वेस्ट नहीं होगा। अगर तुम एप्लीकेशन इस सेक्शन में फाइल करते हो, देन एक पार्टी दूसरी पार्टी को पहले नोटिस देगी और सारी चीजों को कंप्लाई करेगी और एफिडेविट पे चीजें जाएगी, तभी ये चीज हो पाएगी। सेक्शन 34(6) इस सेक्शन में अगर एप्लीकेशन लगी है तो डिस्पोज अर्लीएस्ट में होनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम कितना है? 1 ईयर। तो अगर सेट असाइड की एप्लीकेशन लिखी है तो एज सुन एज पॉसिबल डिस्पोज होनी चाहिए, और उसमें मैक्सिमम टाइम कितना मिल रहा है आपको? 1 ईयर का। 35 में फाइनलिटी ऑफ अवार्ड कब? जब उसका सेट असाइड का टाइम निकल जाए तो वो फाइनल और बाइंडिंग हो जाएगा दोनों पार्टी पे। और एनफोर्सिबिलिटी किससे आएगी? एज पर सीपीसी। जब सेट असाइड का टाइम निकल गया, एक्सपायर हो गया, देन अवार्ड एनफोर्सेबल हो जाएगा एज पर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। एपिलेबल ऑर्डर, वैसे हमने ये सीपीसी में पढ़ा है कि जनरली ऑर्डर्स आर नॉन एपिलेबल, पर अगर ऑर्डर पे भी अपील होनी है तो कैसे होगी? क्या क्या चीज हो सकती है? विच इज ऑथोराइज्ड टू हियर अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। ऑर्डर पास रिगार्डिंग और रिलेटेड टू ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग द पार्टीज टू रेफर देम टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8। कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ हम अपील की बात कर रहे हैं सेक्शन 37 में। अगर मेरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना हुआ है तो सेक्शन 8 मैंने पढ़ा था कि मुझे आर्बिट्रेशन में जाने से कोर्ट नहीं रोक सकता, कोर्ट को अपने पावर्स पे रोक लगानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोर्ट केस ले लेता है, तो ये ऑर्डर गलत है। ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एनी मेजर अंडर सेक्शन 9 इंटरिम मेजर, अगर मैंने कोर्ट से कोई इंटरिम मेजर मांगा और कोर्ट ने मुझे नहीं दिया तो भी ये गलत है, ये भी डिसीजन वैलिड नहीं है। रेफ्यूजिंग टू सेट असाइड एन आर्बिट्रेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 34, मैंने सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने सेट असाइड करने से मना कर दिया, तो ये भी चीज गलत मानी जाएगी। सेक्शन 37(2) अपील कैन ऑल्सो बी मेड टू द कोर्ट रिगार्डिंग ऑर्डर पास बाय ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ भी कोर्ट में अपील हो सकती है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल उन्होंने फॉलो नहीं किया, उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं थी, चीजें फिर भी ले ली, पावर ही नहीं है उनके पास में कि वो चीजें कर पाए, तो उनके ऑर्डर्स भी जब उसमें लॉ की एरर या फैक्ट की एरर होगी तो हम उनको भी सेट असाइड करवा सकते हैं, उन पे भी अपील कोर्ट में हो सकती है। सेक्शन 37(3) ऑर्डर्स पे एक बार अपील हो सकती है, दोबारा अपील नहीं हो सकती, तो यहां सेकंड अपील का कोई ऑप्शन नहीं है। पर एक चीज इन्होंने ये भी लिख दी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का राइट कोई नहीं ले सकता, पर एज यू ऑल नो सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी जाती है जब हाई कोर्ट उसको रेफर करता है। सेक्शन 38, अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने कोई एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट तुमसे मांगा है तो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और अगर आपका काउंटर क्लेम में भी कुछ अमाउंट इन्वॉल्व है तो वो सेपरेटली डिपॉजिट करना पड़ेगा। कैसे देंगे हम अमाउंट? एक पार्टी फेल हो जाती है तो दूसरी पार्टी को उसका शेयर भी देना पड़ेगा, और अगर दोनों फेल होती है तो प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो सकती है या सस्पेंड की जा सकती है। मतलब एक बार के लिए आप 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दो कि वंस यू हैव डिपॉजिटेड द अमाउंट देन वी विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग, या फिर टर्मिनेट भी हो सकता है। सेक्शन 40, अगर पार्टीज की डेथ हो जाती है तो क्या आर्बिट्रेशन आगे नहीं बढ़ेगा? यस बढ़ेगा। किसी भी पार्टी की डेथ से आर्बिट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा और फिर वो काम शुरू हो जाएगा। सेक्शन 42, मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर विल नॉट बी टर्मिनेटेड। जिस पार्टी की डेथ हो गई, मतलब जिस पार्टी ने अपना आर्बिट्रेटर लिया था उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी बेसिस पे हम उस आर्बिट्रेटर को नहीं हटा सकते जिसको उस पार्टी ने चुना था। 41, प्रोविजन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, क्या इंसॉल्वेंसी से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में चल रहा है आप सबमिट कर दो आर्बिट्रेशन में, बाकी आपकी प्रोसीडिंग अलग चलती रहेगी। ज्यूरिसडिक्शन, जो भी इस एक्ट में लिखा गया है वो कहीं भी इफेक्ट नहीं करता ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट को, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उनके पास रहेगा। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग बिल्कुल सेपरेट है, और कभी भी तुम्हें कोर्ट की हेल्प की रिक्वायरमेंट रही तो कोर्ट विल बी देयर फॉर यू। 42A, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन,
आर्बिट्रेटर हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पार्टीज हो, सबको इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट रखना है। सिर्फ एक चीज डिस्क्लोज होगी, वो होगा अवार्ड, क्योंकि वो तो दिखाना पड़ेगा एनफोर्सेबल करवाने के लिए। 42B प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई भी एक्शन आर्बिट्रेटर लेता है गुड फेथ में, तो उसके खिलाफ तुम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ACI अमेंडमेंट आया, उसके बाद आई पार्ट 1 में इसको डिफाइन किया गया, डील्स विद ACI। 43A कहता है, डेफिनेशन जो यूज हुई है पार्ट 1 में वो है चेयरपर्सन, काउंसिल और मेंबर। कैसे एस्टेब्लिश हुआ काउंसिल? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया काउंसिल को। काउंसिल क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, जिसमें परपेचुअल सक्सेशन चलेगा, कॉमन सील होगी, कैन सू एंड बी सूड इन द नेम ऑफ द कंपनी, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो जैसे कंपनी के फीचर्स होते हैं सेम वैसे ही फीचर ACI के। हेड ऑफिस कहां होगा? दिल्ली में। अदर ऑफिसेज अप्रूवल ऑफ CG से कहीं भी बनाए जा सकते हैं। काउंसिल में कौन कौन होगा? चेयरपर्सन कौन होगा? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये चेयरपर्सन बन सकते हैं। मेंबर कौन होगा? एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर उसका मेंबर हो सकता है। मेंबर बनने के लिए एमिनेंट एकेडमिशियन भी बन सकता है। साथ ही साथ मेंबर एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ये बन सकते हैं। साथ ही साथ मेंबर एक्स ऑफिशियो बनने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी लोग आ सकते हैं। पार्ट टाइम मेंबर कहां से आएगा? रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चोजन ऑन रोटेशनल बेसिस, ये फिक्स नहीं रहेंगे, इनको आप चेंज करते रहोगे। CEO member secretary ex officio, CEO will be responsible for the daily administration of work. Tenure of chairperson and members 3 साल का इनका टेन्योर है, और अगर एज के अकॉर्डिंग देखें तो 70 इयर्स और 67 इयर्स। चेयरपर्सन के लिए 70 इयर्स और मेंबर के लिए 67 इयर्स में रिटायर होने चाहिए। सैलरी अनाउंसेस सब CG डिसाइड करेगी। ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल क्या रहेंगे? तो देखो, पॉलिसीज बनाना, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज करना, ग्रेडिंग करना आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस की, ट्रेनिंग वर्कशॉप और कोर्सेज ऑर्गेनाइज कराना, फ्रेम रिव्यू एंड अपडेट नॉर्म्स रूल्स वगैरह बनाना, एक्ट एज ए फोरम ऑफ एक्सचेंज जहां पे लोग इंटरनेशनली भी आ रहे हो, नेशनली भी आ रहे हो, एक्सचेंज हो रहे हो आइडियाज। साथ ही साथ रिकमेंडेशन दे CG को कि कैसे हम इसको और बेटर बना सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट करना, एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग लेना जिससे कि आप लोगों को सर्टिफिकेशन दे सको। एस्टेब्लिश एंड मेंटेन डिपोजिटरी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, जितने भी अवार्ड बनते हैं उसको डिपोजिटरी में डिपोजिट करो। रिकमेंडेशन रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स एक्सेट्रा, अदर फंक्शन जो भी CG बताएगी। वैकेंसी अगर काउंसिल में रही तो क्या उससे प्रोसीडिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा? ना। एनी वैकेंसी और डिफेक्ट हैपेंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल, या फिर कोई डिफेक्ट हो गया, इरेगुलरिटी आ गई, तो वो कभी भी इंपैक्ट नहीं करेगी प्रोसीडिंग्स को। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अपनी चलती रहेगी। क्या मेंबर्स रिजाइन कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। जो भी उनको नोटिस बोला गया है, नोटिस पीरियड, उस टाइम में वो रिजाइन कर सकते हैं। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनको होल्ड कर सकती है। कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए। और अगर 3 महीने से पहले उनको कोई सक्सेसर मिल गया तो उससे पहले भी वो उसको निकाल सकते हैं। मतलब तुमने रेजिग्नेशन दिया तो आपका नोटिस पीरियड कितना है? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स तक आपको रुकना पड़ेगा। और अगर हमें 3 महीने से पहले ही मिल गया कोई सक्सेसर तुम्हारा, तो हम तुम्हें पहले भी रिटायरमेंट दे सकते हैं। रिमूवल ऑफ मेंबर, यस मेंबर्स कैन बी रिमूव, पर याद रखना मेंबर को रिमूव करने के लिए तुम्हारे पास वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। जैसे उसने मॉरल टर्पिट्यूड वाला ऑफेंस कर दिया, रेप, किडनैपिंग एक्सेट्रा, पर जब तुम इसको निकालोगे तो तुम्हें रूल ऑफ फेयर हियरिंग भी अपनाना पड़ेगा। अब देखो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वहां ऑफेंस कमिट किया था, अब्यूज इस पोजीशन, अपनी पोजीशन का मिसयूज किया, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है, काम नहीं कर सकता। पर इंक्वायरी पहले करनी पड़ेगी किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर प्रूव हो जाता है कि मेंबर को रिमूव करना है, देन यू कैन रिमूव। एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जा सकता है, यस एक्सपर्ट को एज पर सेक्शन 43H यू कैन अपॉइंट। जनरल नॉर्म्स फॉर ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, आप क्या देखते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एंड कैलिबर ऑफ आर्बिट्रेटर, परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑफ टाइम लिमिट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, की कितना टाइम लिमिट के अंदर अंदर आप अवार्ड को बना के देते हो, ये सारी चीजें देखते हुए आप उसको ग्रेडिंग प्रोवाइड कराते हो। नॉर्म्स फॉर एक्रीडिएशन ये बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, ये आपकी पहले एक्ट में 8 शेड्यूल में थे, अब ये रेगुलेशन से आएंगे। फिर भी एक बार बता देता हूं कौन कौन बन सकते हैं। एडवोकेट जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, चार्टेड अकाउंटेंट 10 साल के एक्सपीरियंस वाला, कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो,
कंपनी सेक्रेटरी हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस। ऑफिसर को इंडियन लीगल सर्विस में रहा हो वो बन सकता है। लॉ की डिग्री जिसके पास हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह में, वो बन सकता है। जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, जो ऑटोनोमस बॉडी या रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो बहुत टाइम से, 10 साल से, उसको भी रख सकते हो। ऑफिसर रहा हो सीनियर लेवल पे, एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा आर्बिट्रेशन में, उसको भी बना सकते हो। या फिर कोई भी पर्सन जिसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, 10 साल का एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में या अदर स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट फंक्शंस में, उनको भी आप आर्बिट्रेटर बना सकते हो। तो ये पहले के नॉर्म्स है जो एक्ट में थे, अब रेगुलेशंस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें देखने पड़ेंगे। जनरल नॉर्म्स क्या अप्लाई होते हैं आर्बिट्रेटर पे? रेप्यूटेड पर्सन होना चाहिए, इंटेग्रिटी और कैपेबल और प्रैक्टिकल होना चाहिए, इंपार्शियल और न्यूट्रल होना चाहिए, अपने आप को अननेसेसरी प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व ना करे और जो चीजें कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करे, कोई ऑफेंस उसने कमिट नहीं किया हो। लॉज कौन कौन से आने चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टोर्ट, नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, कमर्शियल लॉज, उसकी नॉलेज उसको अच्छी होनी चाहिए, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लीगल सिस्टम की, और साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन भी समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे नहीं है कोई भी उठ के आर्बिट्रेटर बन सकता है, आर्बिट्रेटर बनने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रीजन डिसीजन और एनफोर्सेबल अवार्ड देने वाला होना चाहिए, मतलब डिसीजन लेगा तो रीजन भी बताएगा कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, प्लस जो अवार्ड वो बनाएगा वो एनफोर्सेबल होगा। डेपोजिटरी ऑफ अवार्ड बनानी पड़ेगी, जितने भी इंडिया में अवार्ड बनेंगे आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में रेफर किया जा सके। रेगुलेशन काउंसिल बना सकता है, किसकी कंसल्टेशन से? सीजी की कंसल्टेशन से, पर वो रेगुलेशन कंसिस्टेंट होने चाहिए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट से, इस एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। सीईओ, हु इज सीईओ? डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, सीईओ की क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट या सर्विस की कंडीशन सब सीजी बताएगी कि कैसे कैसे इसको अपॉइंटमेंट करना है। ये अपने फंक्शंस वैसे ही डिस्चार्ज करेगा जैसे इसको रेगुलेशंस मिलेंगे। यहां पे एक सेक्रेटरिएट भी बनाया जा सकता है जिसको तुम कह सकते हो मिनी काउंसिल है, कि जब काउंसिल का बर्डन बढ़ जाए तो आप मिनी काउंसिल भी क्रिएट कर सकते हो, वहां पे ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज रख सकते हो जो स्पीडी डिस्पोजल देंगे या जल्दी डिसीजन ले लेंगे। यहां पे आपका आर्बिट्रेशन खत्म होता है। अब आता है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन क्या है? कॉन्सिलिएशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आर्बिट्रेशन। जहां आर्बिट्रेशन एक फॉर्मल प्रोसीजर है, कॉन्सिलिएशन आपका बिल्कुल इनफॉर्मल प्रोसेस है। इसमें बेसिकली आपको किसी को गुस्सा होने से रोकना है। दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज या ग्रुप होंगे, ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कॉन्सिलेटर थर्ड पार्टी क्या करता है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है उनको शांत करके। तो कॉन्सिलिएटर क्या करता है? टेंशन को कम करता है, कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, इंटरप्रेट करता है इश्यूज को और नेगोशिएटेड सेटलमेंट लाता है, पोटेंशियल सोल्यूशन बताता है और टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है। तो जहां हम अवार्ड बना रहे थे, यहां अवार्ड नहीं बनेगा, यहां पे सिर्फ पार्टीज के बीच में सेटलमेंट होगा और तुम उनको प्रपोजल दोगे, अगर उनको ठीक लगा तो वो उस पर एग्री हो जाएंगे। मीडिएशन क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोसेस है जिसमें एक वॉलेंटरी प्रोसेस होती है, रिजल्ट इनटू अ साइंड एग्रीमेंट व्हिच डिफाइंस द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द पार्टी या बिहेवियर ऑफ पार्टीज। कॉन्सिलिएशन कभी भी ऑल्टरनेटिव नहीं है आर्बिट्रेशन का, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर तुम कॉन्सिलिएशन में जाना चाहते हो तो कॉन्सिलिएशन में जाओ, ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेशन में नहीं जाना इसलिए कॉन्सिलिएशन लेना है, नहीं, आपको देखना है कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल है वो आप ले सकते हो। आर्बिट्रेशन का स्कोप कैसे? डिस्प्यूट कैसे आने चाहिए? या तो लीगल रिलेशनशिप में अराइज होने चाहिए या कॉन्ट्रेक्चुअल, चाहे वो हो या नहीं हो। सम रिलेशनशिप आर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड सम आर नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल, वो वैसे ही बने हुए होते हैं। तो कैसा भी रिलेशनशिप हो उसमें अगर डिस्प्यूट आता है तो कॉन्सिलिएशन हो सकता है। कॉन्सिलिएशन कैसे कमेंस होगा? मैं अगर एक पार्टी हूं, मैं तुम्हारे साथ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग चलाना चाहता हूं, तो मैं पहले एक रिटर्न इन्विटेशन तुम्हें भेजूंगा। रिटर्न इन्विटेशन का तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट हुआ तो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और अगर रिजेक्ट हुआ तो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी, चालू ही नहीं होगी। मतलब 30 दिन में मुझे रिप्लाई देना होता है और अगर 30 दिन में रिप्लाई नहीं आया तो वो क्या माना जाएगा? रिजेक्शन माना जाएगा। तो इफ वन पार्टी सेंड्स एन इन्विटेशन दैट इज इन रिटर्न फॉर्म टू द अदर पार्टी, तो आपको 30 डेज तक वेट करना है। इफ यू गेट अ रिप्लाई विद इन 30 डेज तो कमेंस होगी प्रोसीडिंग, वरना फिर वो रिजेक्टेड मानी जाएगी। नंबर ऑफ कॉन्सिलिएटर सेक्शन 63, आर्बिट्रेटर कितने होने चाहिए थे? ओड नंबर्स में। यहां इवन ओड कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी, पर वो सारे ज्वाइंटली एक्ट करेंगे, यहां पे प्रिसाइडिंग नहीं होगा। अपॉइंटमेंट एक तो दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से सोल कॉन्सिलेटर अपॉइंट करेंगे। 2 करने हो तो पार्टी ए ने और पार्टी बी ने अपना कर लिया, 3 करने हो तो पार्टी ए ने अपना किया,
पार्टी बी ने दूसरा किया और फिर तीसरा प्रिसाइडिंग बन गया, पर ये एक्ट तो ज्वाइंटली ही करेंगे, इनमें कोई डिसीजन तो आना नहीं है। सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू कॉन्सिलेटर दे दो, तुम जब भी तुम्हें ठीक लगे सबमिट कर दो, उसमें नेचर ऑफ डिस्प्यूट बता दो, टेलिंग अबाउट हिज पोजीशन, ग्राउंड ऑफ डिस्प्यूट, एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लिया और एनी एविडेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड। रोल ऑफ कॉन्सिलिएटर इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में तुम्हें असिस्ट करेगा, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस एंड जस्टिस एंड शुड कंसीडर ऑल द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, look into the request wishes the parties expresses and will do all the things which would be necessary for speedy and effective settlement। कि वो जितना हो सके ट्राई करेगा कि इफेक्टिव और जल्दी सेटलमेंट आपको प्रोवाइड करा दे। किसी भी स्टेज पे वो सेटलमेंट का प्रपोजल दे देगा, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करो या मत करो। सेटलमेंट एग्रीमेंट सेक्शन 73, अगर कॉन्सिलिएटर की ऑब्जर्वेशन में उसको लगता है कि सेटलमेंट पॉसिबल है तो वो सेटलमेंट का एग्रीमेंट उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देगा। पार्टी अगर अप्रूव कर देती है तो वो उसको राइटिंग में भी कन्वर्ट कर सकता है और इसके लिए कॉन्सिलिएटर की भी हेल्प ली जा सकती है, पार्टी खुद किसी और से करवा सकती है और वो सेटलमेंट एग्रीमेंट बाइंडिंग हो जाएगा पार्टीज पे और हर पार्टी को उसकी कॉपी रिसीव होगी। पर क्या कॉन्सिलिएटर उस पर साइन करेगा? नो, द कॉन्सिलिएटर विल नॉट साइन द डॉक्यूमेंट एज आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर तो अवार्ड बनाते हैं इसलिए साइन करना जरूरी है, कॉन्सिलिएटर तो सिर्फ एक सोल्यूशन दे रहा है, तुम्हें सेटलमेंट बनवा रहा है, तो पार्टीज को साइन करना है और वो उन दोनों पे बाइंडिंग हो जाएगा, दोनों को कॉपी मिल जाएगी। यहां पे फिर टर्मिनेशन कैसे होगा कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग का? टर्मिनेट कब होगी? सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन होते ही टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्सिलिएटर पार्टी से कंसल्ट करके कि कॉन्सिलिएशन इनके किसी काम का नहीं है, तो या तो कोर्ट में जाओ या आर्बिट्रेशन में जाओ। रिटर्न डिक्लेरेशन पार्टीज की आ जाए कि कॉन्सिलिएटर हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो भी ये हो सकता है। एक पार्टी की रिटर्न डिक्लेरेशन आए, वो दूसरी पार्टी को भी नोटिस दे देगी, कॉन्सिलिएटर को भी, कि कॉन्सिलिएशन हमारे किसी काम का नहीं है, तो ये ऐसे करके टर्मिनेट हो सकता है। क्या हम आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग में जा सकते हैं? यस, डेफिनेटली जा सकते हैं, पार्टीज जा सकती है कभी भी कॉन्सिलिएशन से आर्बिट्रेशन में, लेकिन कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग वाले चीजें आर्बिट्रेशन में डिस्कस नहीं होगी जब तक कि किसी पार्टी का कोई राइट यहां पे प्रिजर्व करने की बात नहीं आए। तो जो प्रोसीडिंग कॉन्सिलिएशन में चली है दैट आर सेपरेट फ्रॉम आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, जब तक कि ऐसा कुछ जरूरी ना लगे कि ये यहां पे हमें बताना पड़ेगा। कोस्ट की बात करें तो कोस्ट फिक्स हो जाएगी और कोस्ट में क्या इंक्लूड होगा? इक्वली जो सेटलमेंट में जितनी भी कोस्ट आएगी वो पार्टीज इक्वल प्रोपोर्शन में पे करेगी। और कोस्ट में क्या आएगा? एक्सपर्ट की एडवाइस हो सकती है, एक्सपेंसेस ऑफ द कॉन्सिलेटर जितने लगे या जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो भी आ सकते हैं। एडवांस डिपॉजिट भी मांगा जा सकता है, जैसे आर्बिट्रेशन में मांगा जा रहा था, रिमेनिंग बैलेंस फिर आपको दे दिया जाएगा। डिपॉजिट क्या होगा? डिपॉजिट इक्वल अमाउंट देना पड़ेगा एडवांस में दोनों पार्टीज को, और सप्लीमेंट्री डिपॉजिट भी मांगा जा सकता है अगर बाद में रिक्वायर्ड रहा तो। अगर दोनों पार्टी डिपॉजिट 30 दिन में नहीं देती है तो कॉन्सिलिएटर में सस्पेंड द प्रोसीडिंग एंड ऑल्सो रिटर्न डिक्लेरेशन से टर्मिनेट भी कर देगा। तो सेम है जैसे आर्बिट्रेशन में था, अगर उसको फीस नहीं मिली, उसको पैसा नहीं मिला 30 दिन में, तो वो टर्मिनेट भी कर सकता है प्रोसीडिंग को। टर्मिनेशन के बाद वो अकाउंटिंग पूरी पार्टीज को दे देगा और कोई भी अनएक्सपेक्टेड बैलेंस तुम्हें रिटर्न हो सकता है कि इतना तुम्हारा बच रहा है, लो ले लो। अदर प्रोसीडिंग में क्या रोल हो सकता है कॉन्सिलिएटर का? हो सकता है पार्टीज अगर एग्री करे तो कॉन्सिलिएटर को आर्बिट्रेटर भी बना सकती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर वो लॉयर था तो उसको तुम अपना लॉयर भी बना सकते हो, पर याद रखना वो विटनेस नहीं बनेगा किसी भी जुडिशियल और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में। वो तुम्हारा केस तो ले सकता है लेकिन वो विटनेस नहीं बन सकता। ये किसके अकॉर्डिंग आया? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। अब एडीआर क्या है? व्हाट इज एडीआर? कोर्ट की आज की डेट में स्थिति नहीं है कि वो सारी चीजों को मैनर कर सके, इसलिए अर्जेंट नीड है हमें एडीआर की, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, और इसीलिए हम एडीआर में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, स्ट्रेस कम कर देते हैं कन्वेंशनल ट्रायल का, मनी भी बचता है और टाइम भी बचता है। तो मतलब कोर्ट का प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा डायलेटरी हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करके हम ऐसा एक प्रोसीजर बनाते हैं जो कम टाइम में आपको सोल्यूशन दे सके। ICADR इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहां पे क्या होता है? एडीआर सर्विसेज भी दी जाती है और रिसर्च भी होती है। तो वर्क किसमें होता है? यहाँ पे कमर्शियल, फेयरली डिस्प्यूट या सिविल लेवल में। कमर्शियल में मेनली क्या? पार्टनरशिप कंपनीज, जॉइंट वेंचर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पर्सनल इंजरी, रियल एस्टेट। तो यहाँ पे आप रिसर्च भी कर सकते हो और यहां से आप सर्विसेज भी ले सकते हो। फॉरेन अवार्ड कब बाइंडिंग होगा? मान लो कि तुम्हारा अवार्ड बाहर से बन के आया है तो एनफोर्स तो इंडिया में करवाना पड़ेगा।
तो फॉरेन अवार्ड जब इंडिया में आएगा तो सेम मैनर में एनफोर्स हो जाएगा जैसे इंडियन अवार्ड होता है, पर उस अवार्ड की ऑथेंटिसिटी को पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा और फिर उसको यूज करना पड़ेगा सेट ऑफ काउंटर क्लेम वगैरह में। एविडेंस क्या देना पड़ेगा, एक्चुअल या ओरिजिनल अवार्ड, कॉपी हो तो ट्रू कॉपी, तो ये तो आपका प्राइमरी एविडेंस है और ये आपका सेकेंडरी एविडेंस है। ओरिजिनल एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन और ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी, साथ ही साथ अगर एविडेंस और भी कुछ है कि अवार्ड फॉरेन अवार्ड है तो वो भी तुम प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर फॉरेन अवार्ड फॉरेन लैंग्वेज में रहा एज पर सेक्शन 47(2) तो ट्रांसलेटेड कॉपी लानी पड़ेगी, वो मेन अवार्ड भी रहेगा और उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी भी रहेगी ताकि उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहे कि ये फॉरेन अवार्ड है। एनफोर्समेंट कैसे होगा, द अवार्ड विल बी एग्जीक्यूटेड एज अ डिक्री, और एनफोर्सिबिलिटी किससे आएगी, सिविल प्रोसीजर कोड से। आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन में डिफरेंस क्या है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। आर्बिट्रेशन एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप सबमिट करते हो आर्बिट्रेटर को अपना डिस्प्यूट और वो फिर तुम्हें अवार्ड देता है। कॉन्सिलिएशन एक्चुअल में एक फ्रेंडली मैनर में होता है जिसमें कोई अवार्ड नहीं आता, सिर्फ सेटलमेंट करवाया जाता है। डिसीजन इसका अवार्ड की फॉर्म में और इनका सेटलमेंट की फॉर्म में। नंबर आर्बिट्रेटर इवन नंबर्स में नहीं हो सकते, ओड नंबर ही होने चाहिए, लेकिन कॉन्सिलिएटर इवन ओड दोनों कुछ भी हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट, डिस्प्यूट से पहले भी अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन कॉन्सिलिएटर तो डिस्प्यूट होने के बाद ही अपॉइंट होता है, वो इनविटेशन जाएगा, एक्सेप्ट होगा तो कमेंस होगी। एविडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, आर्बिट्रेटर के पास राइट है कि वो विटनेस से सवाल पूछ सकता है, जवाब मांग सकता है, कॉन्सिलिएटर के पास ऐसी चीजें नहीं होती है। तो देखो चैप्टर काफी लंबा था, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे प्रोविजन थे, पर अगर तुम इनको समराइज्ड वे में पढ़ो, चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखो तो इट कैन बी हेल्पफुल। क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड, फॉरेन अवार्ड व्हेन बाइंडिंग, या फिर आप आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन की डेफिनेशंस वगैरह, ये टर्मिनेशन कब हो सकता है प्रोसीडिंग का, चैलेंज के प्रोसीजर, ये कुछ मेन टॉपिक्स थे जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया। अदर देन दैट वो तो देखो पूरा पढ़ना ही है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है।